हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैड बैंक के बारे में। हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरीके से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि बैड बैंक करके नाम है उसका। और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो बाकी बैंक हैं उन्हें कैसे बेनिफिट होने वाला है, और अगर कोई नुकसान है तो वो क्या नुकसान होने वाला है इससे, और हमारी पूरी इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो में सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए। और वो न्यूज़ आ रही है यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से। जो यहाँ पे स्पेशल प्राइस वीक चल रहा था उसका लास्ट दिन है आज 17 सितंबर, और यहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, 10% इस ऑफर की तरफ से और 10% आपको आपके एजुकेटर कोड की तरफ से मिलने वाला है। ओके दोस्तों, तो अवेल कीजिए इन ऑफर्स को और फ़ायदा उठाइए। काफ़ी सारे बैचेज आपके लिए स्टार्ट होने हो रहे हैं। हर दिन आप कह सकते हैं यहाँ पे जो बहुत बेहतरीन टीचर है वो लेक्चर्स लेते हैं। आप लोगों के लिए 2 साल के बैच चाहिए तो 2 साल के आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे टीचर आपके बैचेस लेंगे, इंग्लिश बायलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेजेस में। ओके दोस्तों, जो टॉप एजुकेटर हैं पूरे इंडिया के वो आपको पढ़ाने वाले हैं अनअकैडमी पे। ज़रूर जाइए और अवेल कीजिए, काफ़ी सारे नए फीचर्स आपको मिलने वाले हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज देंगे। ओके दोस्तों, तो जाइए ज़रूर से, बुक्स भी आपको मिलने वाली है, सब कुछ आपके पास होगा। ये सब आपको मिल रहा है अनअकैडमी की तरफ से। तो जाइए और अवेल कीजिए इन ऑफर्स को। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये बैड बैंक है क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने अनाउंस करा है कि वो इंडिया में पहली बार यहाँ पे फॉर्म करने वाली हैं बैड बैंक को। ओके, अब मैं बता दूं कि उन्होंने ये कहा है कि NARCL करके एक कॉरपोरेशन बनाएंगी वो, जो कि आप कह सकते हैं कंपनीज एक्ट के द्वारा आएगा। NARCL का क्या मतलब है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे यहाँ पे लोगों को, जो नए बैंक्स हैं वहाँ पे, और जो कॉमन बैंक का टैक्स है वो भी बचाने की यहाँ पे बात करी गई है। ओके दोस्तों, यहाँ बता दूँ मैं आपको, इसके अंदर जो टोटल एसेट्स जिस पे आप कह सकते हैं स्ट्रेस दिया जाएगा, उसकी आप कह सकते हैं जो वैल्यू है वो है 2 लाख करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये अलग अलग कमर्शियल बैंक से लिए गए हैं अलग अलग फेजेस पे। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और एंटिटी बनाई जाएगी जिसका नाम है IDRCL, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो कि यहाँ पे सेटअप करी जाएगी कि वो इन सभी स्ट्रेस्ड एसेट्स को यहाँ पे सेल करें मार्केट के अंदर। ओके, तो ये दोनों ही आप कह सकते हैं मिल के, मतलब कि NARCL और IDRCL स्ट्रक्चर जो है वो एक नया बैड बैंक करके नाम है उसको बनाएंगे। ओके दोस्तों, मेन जो इसका काम क्या रहेगा, हमारी गवर्नमेंट जो है इसके पास यहाँ पे 30,600 करोड़ रुपए जो हैं वो गारंटी के तौर पे यूज़ भी करे जाएंगे इनके द्वारा। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं आखिर ये बैड बैंक होते क्या हैं, इनका क्या यूज़ होता है। ओके, देखिए जिस तरीके से ये बैड बैंक का नाम आता है तो उसी तरीके से इसके काम भी होते हैं। बेसिकली बैंक का जो काम आता है वो अच्छे एसेट को रखना होता है। ओके, लेकिन बैड बैंक में जो बैड एसेट होते हैं उन्हें ये लोग अपने पास रखते हैं, और जो इनकी शुरुआत होती है, जो इनका फंक्शन होता है वो उस बैड एसेट पे होता है। टेक्निकली अगर मैं बताऊं आपको, तो जो बैड बैंक होता है वो असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और आप कह सकते हैं यहाँ पे जो असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इन दोनों को साथ में लेके चलता है। जिसके अंदर क्या होता है कि जो बैड लोन्स रहते हैं कमर्शियल बैंक के पास, उनको ये मैनेज करता है, और जो आप कह सकते हैं जो रिकवरी की मनी होती है वो देता है उन बैंक को जिनको नुकसान हुआ है। जिससे कि आप कह सकते हैं जो पूरी इकोनॉमी पे है या फिर किसी बैंक पे है, एक साथ इतना प्रेशर नहीं आता है। आप सभी जानते हैं कि हर साल काफ़ी सारा जो पैसा होता है बैंकों के पास जो रहता है वो कहीं चला जाता है, जो कि लोन ले लेते हैं लोग, पे नहीं कर पाते हैं उसको। तो ऐसी बातें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए और बैंक को नुकसान कम हो, उस चीज़ को भी देखने के लिए यहाँ पे एक नया बैड बैंक करके जो फॉर्मेट करा गया है। ओके दोस्तों, और आपको आगे बताता हूँ मैं यहाँ पे कि मेन जो इसकी फंक्शनिंग रहेगी वो बेसिकली जो बैड लोन है उसके ऊपर रहेगी सब कुछ। ओके, साथ ही साथ आगे जितने भी आप कह सकते हैं यहाँ पे काम करे जाएंगे वो बेसिकली 2 कामों पे काम होने वाले हैं। जितना भी आप कह सकते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करा गया है वो 2 चीज़ों पे करा गया है। पहली चीज़ करी गई है कि जो भी कंसर्न बैंक है उनको आप कह सकते हैं यहाँ पे लेस प्रॉफिटेबल होते हैं वो लोग, तभी तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि उन्हें प्रॉफिट हो सके, उसके लिए यहाँ पे जो बैड बैंक है उसे बनाया गया है। क्योंकि आप सब, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बैड लोन्स होते हैं उसकी वजह से बैंक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो रिस्क होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नए नए आप कह सकते हैं यहाँ पे बिजनेस वेंचर्स आने देखने को मिलते हैं हमें, जो कि रिमोटली अपीयर होते हैं रिस्की, और उसके साथ साथ यहाँ पे कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी ले लेते हैं, और उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। इस वजह से आप कह सकते हैं कोई भी बैंक जो है वो लोन देने में हेजिटेट करता है।
ओके दोस्तों, तो इस वजहों की वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पे इन्हें बैड बैंक का फॉर्मेशन करना पड़ा। आगे आपको बताता हूँ मैं आपको कि इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा है, और आपको और अच्छे समझ में आएगा इन दोनों चार्ट की वजह से। 2016 के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लेवल है एनपीए का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से दोनों ही, चाहे आप कह सकते हैं मार्च फिजिकल ईयर जो एंड है उस पर देख लीजिए, दोनों ही अलग अलग आप कह सकते हैं यहाँ पे स्लीपेज है। ये एक तो एक आपका यहाँ पे स्लीपेज रेशियो है, दूसरा आपका है ग्रॉस एमपीएल रेशियो। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात हमें देखने को मिलती है कि जो आरबीआई जो रिक्वायरिंग बैंक्स हैं जो कि आप कह सकते हैं आरबीआई के अंदर आते हैं, तो उन सभी बैंक में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैड लोन्स देखे गए हैं, उनकी बुक्स में रजिस्टर करे गए हैं। कि बैड लोन्स का बेसिकली ये मतलब है कि वो ऐसा लोन जिसकी वजह से जो बैंक है उसे खुद को नुकसान हो रहा है। ओके दोस्तों, और आप सभी जानते हैं जैसे कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरे ही दुनिया में आया था 2008-2009 के टाइम पे, उस टाइम पे भी काफ़ी सारे बैंक ने आप कह सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ को विटनेस करा था। इसके बाद आगे आगे करके जो लोन पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बदल गया है। ओके दोस्तों, आगे बताता हूँ मैं आपको कि अगर टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। देखिए, जिस भी तरीके से यहाँ पे बातें हमें देखने को मिलती हैं कि जो पैसा सरकार के पास आता है वो कहाँ से आएगा, कि जब लोग टैक्स भरेंगे, तो अगर ज़्यादा यहाँ पे वो लोग इस बात पे खर्चा करेंगे तो टैक्स जो है वो अलग जगह ज़्यादा जाएगा। मतलब कि अब उन्हें अलग से एक प्रपोर्शन लेना पड़ेगा जहाँ पे वो इस बैड बैंक के लिए भी जो पैसा है उसे इकट्ठा कर सकें। और जो ज़्यादा नुकसान अगर देखने को मिलेगा तो वो किसको मिलेगा, वही टैक्स पेयर जिनका पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास। ओके, इसके साथ साथ जो भी आपके पीएसबी बिजनेस होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं उनकी जो कैपिटलाइज है उसे और ज़्यादा बेहतर करेंगे, और जो टैक्स पेयर की मनी है आप कह सकते हैं उसको हमारी फाइनेंशियल हेल्थ में यूज़ करने वाले हैं। ओके, इसके साथ साथ एक और बात आपको ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उस पर भी फंड जाने वाला है, और जो बिज़नेस के लिए लैंडिंग होने वाले हैं उसको भी कैरी करेगा। आगे बताता हूँ इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ये एंटिटी बनाई जाएंगी, दो एंटिटी यहाँ पे बताई गई हैं जो कि इन पूरे बैड लोन्स को देखेंगी, और जहाँ पे आप कह सकते हैं बैंक अपने बैड लोन्स को पार्क करेंगे। पार्क बेसिकली ये मतलब होता है कि वो लोग अपने जो बैड लोन्स हैं उन्हें उन दोनों एंटिटी के पास रखेंगे जिससे कि उन्हें कम नुकसान हो। और इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके जो कमर्शियल बैंक हैं वो जो उनका आप कह सकते हैं जो स्ट्रेस्ड असेट है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान देखने को मिल रहा है उस पर फोकस करा जाएगा, और जो भी ऑपरेशंस हैं वो करे जाएंगे। जो भी बैंक के नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं वो बैंक दोबारा से रिज्यूम कर सकता है। अगर क्योंकि एक बार बैंक को नुकसान होना चालू हो जाता है तो उसके बाकी जो काम होते हैं वो भी रुक जाते हैं, फिर वो आगे बैंक को लोन, आगे लोगों को लोन नहीं दे पाता है, बिजनेसेस में पैसा नहीं लगा पाता है, और इस तरीके से फिर बैंक बंद हो जाता है। तो इस चीज़ को भी रोकने के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं इन दोनों ही एंटिटी को बनाया गया है जिसकी वजह से इन्हें फ़ायदा मिले। और अगर ऐसे बैड बैंक रहेंगे तो ये कमर्शियल बैंक को मौका देंगे कि वो जो अपनी जो भी उनका काम चल रहा है उसको करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, और जो बैड बैंक को क्या करेगा, जो भी उनके एसेट्स हैं उन्हें मार्केट में सेल कर देगा। अगर आप लोग देखते हैं बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, बाकी कंट्रीज़ के भी अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे बैड बैंक बनाए गए हैं। बैड बैंक बेसिकली यहाँ पे बैड बैंक को अगर बोलें आप लोग तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। नाम बेशक आप कुछ भी दे दें, यूएस के पास भी है यहाँ पे आरटीसी नाम है, मलेशिया के पास भी है उनका भी अलग नाम होगा, आयरलैंड के पास नामा करके है, नाइजीरिया के पास एमकॉन करके है, और ये बहुत पहले बनाए गए हैं। आप कह सकते हैं अगर यूएस के बारे में बात करें तो 1989 के अंदर ही बना दिया गया था, नाइजीरिया में भी 2010 के अंदर ये बना दिया गया था। ओके दोस्तों, अलग अलग तरीके से इनकी ओनरशिप भी रहती है। यूएस और मलेशिया के बारे में बात करें तो ये स्टेट पे इनकी ओनरशिप रहती है कि स्टेट इनका हकदार है, जो भी काम करेगा वो स्टेट करेगा। लेकिन अगर आयरलैंड के बारे में बात करें तो यहाँ प्राइवेट को भी काफ़ी सारा आप कह सकते हैं यहाँ पे पैसा दिया गया है। 51% ओनरशिप जो है वो प्राइवेट के पास है। तो एक तरीके से जो ज़्यादा मालिक होगा वो कौन होगा, आपका प्राइवेट सेक्टर वाला। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट बात कि आखिर ये जो आपके NARCL है और IDRCL है ये किस तरीके से काम करेंगी और इनका क्या काम होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले NRCL जो है वो क्या करेगी, वो परचेज़ करेगी बैड लोन्स सभी बैंकों से, जितने भी बैंक्स हैं उन सभी से वो बैड लोन लेगी, और उसके बाद क्या करेगी वो कि वो 15% जो है प्राइस है उन्हें देगी, वो उसका जो बैड लोन है उसको लेंगे, और 85% पे वो एक सिक्योरिटी रेसिट बना लेंगी अपनी, जिसपे कि वो ये कहेंगे कि हाँ तुम्हारा पैसा जो है वो हमारे पास है। उनको पे नहीं करना पड़ेगा, पे उन्हें सिर्फ 15% करना है, और 85% का एक रिसिट बन जाएगी जिसे हम सिक्योरिटी रिसिट के नाम से बोलते हैं। ओके, इसके बाद वो क्या करेंगे कि अपने सारे एसेट को बेचेंगे, किसकी मदद से, IDRCL की मदद से, और जितने भी आप कह सकते हैं कमर्शियल बैंक के जो पैसे लिए हैं उसे फिर बाद में पे कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये बात और ज़्यादा आपको समझने वाली बात है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो काम होने वाला है वो बेसिकली ये होगा कि अगर किसी तरीके से ऐसा हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं किसी तरीके से बैंक
को नुकसान होता है, बैड बैंक को नुकसान होता है और वो पैसा सेल नहीं कर पाते हैं, तब उस दौरान वो लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि 30,600 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वहाँ से वो क्या करेगा, पैसा देगा कमर्शियल बैंक को कि वो अपना जो काम है, जो भी उनका आप कह सकते हैं काम रहने वाला है, उसे वो कर सकें, रिज्यूम कर सकें और किसी भी तरीके के बैंक को नुकसान ना देखने को मिले। लेकिन ये जो 30,600 करोड़ हैं, ये प्रिजर्व रखे गए हैं, गारंटी के तौर पे रखे गए हैं कि किसी बैंक को अगर ऐसा होता है कि वो उन बैड लोन को सेल नहीं कर पाते हैं, तब जाके वो आप कह सकते हैं यहाँ पे इन पैसों को यूज़ करेंगे। ओके, आगे भी एक और बात समझ में आती है हमें कि आखिर जितने भी बैड बैंक हैं, ये किस तरीके से जो मैटर होने वाला, मतलब मैटर का बेसिकली मतलब ये है कि क्या जो प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है ये रिजॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर ये सिर्फ एक ट्रायल फेज रहने वाला है। तो देखिए बता दूं मैं आपको, अगर हम लोग बात करें कमर्शियल बैंक की तरफ से, तो उनका ये जरूर मानना है कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे ये जो है बैड बैंक जो उनकी मदद करने वाला है, क्योंकि फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होगा, कमर्शियल बैंक को, कि उनका नुकसान ना हो, उन्हें तो पैसे मिल जाएंगे उनके सभी के उनके, इससे बढ़िया कि वो अपने नुकसान में रहें, इससे अच्छा है कि सरकार उन्हें पैसा दे देगी। लेकिन अगर आगे बताऊं मैं आपको, जैसे कि आप मान सकते हैं कि जो भी उनके टॉक्सिक एसेट होते हैं कमर्शियल बैंक के, तो उन्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा और वो जितने भी अपने टॉक्सिक एसेट हैं उनसे आप वो कह सकते हैं प्रॉफिट बना सकते हैं आप। ठीक है, इसके साथ साथ जितनी भी रिकवरी मनी होती है वो भी उन्हें वापस मिलने वाली है। तो हर तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो बैंक की पोजीशन है वो काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन आगे बात आती है कि क्या हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से क्या बात है, जो हमारे टैक्स पेयर हैं उनकी तरफ से क्या बात है। तो देखिए, अगर नुकसान की तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन हाँ, ये जितना पैसा आता है, ये जितना भी आप कहते हैं सिक्योरिटी रिसिट है हमारे पास, जितने भी ये बैड लोन्स आने वाले हैं, इसके बदले में जो पैसा दिया जाएगा, ये सभी कहाँ से दिया जाएगा, टैक्स पेयर की पॉकेट से देने वाला है, मतलब कि आम आदमी की जेब से जाने वाला है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से उन्हें काफ़ी दिक्कत देखने वाली है कि ये पैसा भी यहाँ पे जाएगा, कहीं और भी लग सकता था, लेकिन अब इन्हें यहाँ देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं यहाँ पे एकमात्र यहाँ सॉल्यूशन बताया गया है पीएसबी को कि वो इसी तरीके से आप कह सकते हैं जितने भी ऑपरेशंस हैं पीएसबी के, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और उनकी पोजीशन को बढ़िया कर सकते हैं। ओके दोस्तों, लास्ट में आपको ये बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि जिस तरीके से आपके कमर्शियल बैंक हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं सिर्फ बैड लोन की वजह से, और अगर ऐसा होता है कि उनके जो एसेट होते हैं जो वो बेच नहीं पाते हैं, उस वजह से काफ़ी सारे जो कमर्शियल बैंक हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो हमारी सरकार है वो जो बैड लोन है उनके उन्हें सेल नहीं कर पाती है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो भी पैसा जाने वाला है तो वो किसकी जेब से जाएगा, वो जाएगा हमारे टैक्स पेयर की जेब से। ओके दोस्तों, तो मान सकते हैं आप लोग एक अच्छी आप कह सकते हैं जो फॉर्मेशन करा गया बैड बैंक का वो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो तभी पता चलेगा जब ये चीज़ें इंप्लीमेंट होगी और बाद में हमें पता लगेगा कि क्या इसके फायदे और क्या नुकसान है। ओके दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।